everyone. As today was the first paper of class 12th board exam students, and next one is physics on 21st Feb. Most of the students are asking me, sir, how to make revision. डर का माहौल है चारों तरफ ऑब्वियसली, और फियर ऑफ एग्ज़ाम इज़ द अल्टीमेट थिंग, सबको होता है। ये फियर इस बात का प्रूफ है कि आप कम या ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। हाँ, लापरवाही तो हुई है, बट आई विल नॉट टॉक टुडे अबाउट व्हाट यू हैव डन येट। आप अगर टीचर्स से इंटरेक्टेड रहे हैं थ्रू आउट द सेशन तो बहुत कुछ है आपके पास। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आप किसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हो तो ब्लड धुंधला सा फील हो रहा है, और आज का ये मेरा कन्वर्सेशन इसी को लेकर है। 3 दिन है आपके पास, और फिज़िक्स में डिसेंट मार्क्स स्कोर करने के लिए काफ़ी हैं ये 3 दिन। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू हैव अ प्रॉपर प्लान टू यूटिलाइज दीज 3 days, प्लीज़ गो थ्रू योर प्लान। और अगर आप डरे हुए कन्फ्यूज्ड हैं, एड्रेनलिन रिलीज़ होकर आपका हार्ट बीट बढ़ाया जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि रिलैक्स हो जाइए और एक कप कॉफ़ी के साथ ये वीडियो एंड तक देखिए। मेरे पास आपके लिए इन क्रूशियल 3 days का मास्टर प्लान है, एंड आई प्रॉमिस दैट इफ़ यू विल फॉलो माई प्लान, don't think about getting passed only, but you will definitely score a decent marks. तो क्या प्लान है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे मॉर्निंग में आपकी कैजुअल रूटीन कंप्लीट होने के बाद, जब आपको पढ़ना ही पढ़ना है ऑब्वियसली, ये दूसरा टाइम तो फिर आने वाला नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास पढ़ने के अलावा। किसी भी तरीके का वन शॉट वीडियो या किसी भी तरीके के यूट्यूब पे फेक प्रॉमिस और दावों के ऊपर ना जाइए। आप जो एफर्ट करेंगे ऑनेस्टली वही स्कोर करेंगे, ठीक ना। कोई वीडियो देख लिया, ठीक ना, इस तरीके कंटेंट देख लिए, या वैसे कंटेंट जो दावा करते हैं कि आप बस इतना देख लो, इतने में से इतना आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली हैं, उल्टे भारी नुकसान हो सकता है, और मे बी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि जो भी टाइम है आप प्रॉपर अगर उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो 3 दिन में काफ़ी कुछ बेहतर अचीव किया जा सकता है। जब हम बात करेंगे कम्प्लीटली जो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, ये काफ़ी ईज़िली अचीव किया जा सकता है, ठीक है ना। एक डिसेंट स्कोर, ठीक ना, कम आप तक अगर आपकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई है, रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, ठीक ना, किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक को लेके, तो प्लान फॉलो करने के बाद या ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप को कन्फर्मेशन एक तरीके से हो जाएगा आपके माइंड में कि हाँ, ये हो सकता है काफ़ी ईजिली, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर कि क्या करना है। तो एक्चुअली मल्टीपल स्टेप्स में ये होने वाला है, ठीक ना। ये सेशन जो है मल्टीपल स्टेप्स के लिए है, मैं वो स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करेंगे हम लोग कि डेरिवेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक एंड फ्रॉम द वेरी सेकेंड बुक। तो डे वाइज हमें इसको डिवाइड करना है, जैसे कि कल 18 फेब है, और फिर 19 फेब, और फिर 20 फेब। ये 3 दिन है आपके पास। 21 फेब को तो आपका पेपर ही है फिजिक्स का, ठीक है। तो उस दिन की बात ही नहीं करते हैं। 3 दिनों में हम बहुत ढंग से अगर प्लानिंग के साथ करें, अगर प्रॉपरली आप वर्क करेंगे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो पहले दिन क्या करना है कि आपको पूरे तरीके से फर्स्ट बुक पे फोकस करना है, और फोकस किन बातों पे करना है। सबके पास सैम्पल पेपर होगा, कंटेंट सबके पास है, ठीक है ना, और कॉम्पैक्ट कंटेंट जो है वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। दोस्तों का हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों से किसी तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स का या किसी और तरीके के, ठीक ना, कारनामे का, ठीक ना, जादू के पुड़िया का उम्मीद मत करिए, ठीक ना। ये आपके लिए भी घातक है और आपके फ्रेंड के लिए भी नुकसानदायक है। तो प्लीज़ आप जितना एफर्ट करने वाले ऑनेस्टली, आप उतना ही मार्क्स गेट करने वाले हैं, ठीक है। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर होता है तो ज़रूर बताते हैं, ठीक है ना। तो क्या है स्टेप्स। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डेरिवेशंस जो हैं, उस डेरिवेशंस पे बातें करनी है हम लोगों को, कि हमें पहले डेरिवेशंस देखने हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशंस पे बातें करनी है, और डेरिवेशंस के बाद आपको क्या करना है कि डेरिवेशन जब भी आप करेंगे उसके इर्द गिर्द और भी चीज़ें, एडिशनल चीज़ें, फार्मूला हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए, आपको याद है तो बेहतर है, ठीक है। और अगर ना याद हो तो जितने भी फार्मूला और एक्सप्रेशंस
डेरिवेशन के आसपास और जो भी सब टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग आ रहे हैं उसको आप किसी एक सिंगल पेज पे फर्स्ट बुक के नाम पे उसको नोट करते जाइए। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, उसके डेरिवेशंस देख रहे हैं, तो उनके जो भी फार्मूला हैं उसको अलग से कि हाउ मच टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी इन दैट फील्ड, आप ये फार्मूला टाउ इजकल टू पी साइन थीटा एंड यू इजकल टू माइनस पी कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक सेपरेट पेज पे लिखते जाइए। ये बिल्कुल एलएमआर यानी कि लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये भी होता है कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या पढ़ें, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे आप मॉर्निंग में आप चाहेंगे कि मैं डेरिवेशंस कोई नया डेरिवेशन याद कर लूँ रट लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उतना ही ज़्यादा ठीक ना कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे और उतना ही ज़्यादा डर बनेगा। तो बेहतर है कि उस दिन मॉर्निंग के टाइम में आप केवल फार्मूला पे वर्क करें जो कि ईजिली आप उसको रिवीजन में ले सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि आप सेपरेट पेज पे डेरिवेशंस के आसपास, ठीक है ना, पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन है उसके आसपास के फार्मूला अलग पेज पे नोट करते जाइए। तो इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं उसको आप नोट करिए। और थर्ड थिंग है, ठीक ना, कि जो आप डेरिवेशन कर रहे हैं पूरा का पूरा फर्स्ट बुक का डेरिवेशन आपको करना है एंड 4 घंटे आपको टाइम देना है। इन द बिगनिंग 18 फरवरी को जब आप स्टडी अपना स्टार्ट करेंगे विथ माय प्लान, तो आपको 4 घंटे फर्स्ट बुक के जितने भी डेरिवेशन है, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, छोटे बड़े डेरिवेशन मिलाकर 22 टू 23 डेरिवेशन मैंने पिक आउट किए हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सैम्पल पेपर का एनालिसिस करके और जो भी मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेज हैं एज ए इवेलुएटर उसके एनालिसिस के बेसिस पे 22 टू 23 जो डेरिवेशन है फर्स्ट बुक के, सेकंड बुक में कम है ऑब्वियसली, फर्स्ट बुक में ज़्यादा है। तो कंफर्म है कि इतने डेरिवेशन अगर आप कर रहे हैं तो 90 टू 95% चांसेस हैं कि इससे बाहर के डेरिवेशंस आपके नहीं आने वाले हैं। तो डेरिवेशंस करने के बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला उस दौरान नोट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि 4 घंटे का आप ये काम हो चुका है। उसके बाद आप रिलैक्स होइए थोड़ा सा, अपने आप को ठीक ना एंटरटेन करिए, आधे घंटे हाफ एन आवर खाना पीना जो भी है। उसके बाद फिर जो है आपको सैम्पल पेपर उठाना है और क्वेश्चंस पिक करना है, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट बुक, ठीक है ना। पहले 5 मार्क्स से क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स से क्वेश्चन, इस तरीके से मार्क्स वाइज। एमसीक्यू को छोड़ दीजिए, एमसीक्यू जब आप ये बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के, तो एमसीक्यू बहुत सारे उसमें कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पे वर्क करिए अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो नेक्स्ट काम है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक। तो चलिए बात करते हैं कि फर्स्ट बुक के कौन कौन से डेरिवेशन जो हैं वो मैंने पिक आउट किए हैं। तो यहाँ पे दीज आर द, हाँ ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर वाइज ये डेरिवेशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको चैप्टर भी याद आ जाएंगे। तो फर्स्ट बुक से फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 8 मस्ट टू डू डेरिवेशंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ओके। तो अगर हम बात करें तो जैसे पहला है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। आप कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में भी बेहतर होगा कि अगर प्रॉपरली आप वेक्टर नोटेशन के साथ उसको ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है, सेकेंड वन है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कोई डाइपोल एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। ऑब्वियसली नेट फोर्स तो नहीं लग रहा होता है बट टॉर्क लग रहा होता है और फार्मूला आपको पता है, दैट इज टाउ इक्वल टू P cross E, that is in magnitude P is sin theta, and what about the potential energy, that is minus P dot E यानी कि माइनस P cos theta। तो वो एक्सप्रेशन बहुत ढंग से आप लोग करेंगे, उसके आसपास के कई सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप उसको सेपरेटली नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है थर्ड वन इज़ द गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑब्वियसली, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर टॉपिक है। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के नाम पे क्या करना है आपको,
गॉस लॉ अप्लाई करके जो डेरिवेशंस आप कर सकते हैं, जो आया है बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट एंड चार्ज सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, एट द सर्फेस ऑफ द सेल। ये सारे जो उसमें केसेस हैं वो आप उसको ढंग से देख लेंगे। एंड आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज रॉड यूजिंग कुलॉम्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्कोरिंग है। मोस्ट ऑफ द केसेस 3 मार्क्स में ये बार बार रिपीट हुआ है। लॉन्ग चार्ज जो रॉड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो लेमडा के टर्म में मेंशन होता है, उसकी वजह से नियर टू द रॉड कोई पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता करना होता है, उसका डेरिवेशन ऑब्वियसली यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट चार्ज लेते हैं, ठीक ना, डी एल लेंथ का, एंड उसके चार्ज डी क्यू को लेमडा डी एल एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स और आप उसको ढंग से रिवाइज करिए, ईजिली कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन डेरिवेशन फॉर टू चार्ज सिस्टम। जैसे वन ऑफ द चार्ज Q1 and another charge is Q2 bringing from the infinity to any distinct point, यानी फाइनाइट पॉइंट, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का, ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप उसे देख लेंगे, पोटेंशियल का डिफिनीशन भी वहीं से डिफाइन हो जाएगा। और फिर लगे हाथों आप, ठीक ना, मैंने बोला ना कि जब भी आप डेरिवेशन करेंगे उसके आसपास के पॉइंट्स को भी देखते चलेंगे और फॉर्मूले जो हैं वो नोट करते चलेंगे अलग पेज पे। तो अब इससे रिलेटेड आप जैसे ही आप पोटेंशियल का फॉर्मूला नोट कर लेंगे, फिर से रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर, दैट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक ना। एंड और डी वी के टर्म में डेल्टा वी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये वाला देख लेंगे आप। नेक्स्ट वन है कैपेसिटेंस एक्सप्रेशन हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट, ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द सिलेबस। और वहाँ पे एक ऐसा कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट्स के बिटवीन वैक्यूम होता है, सबको पता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई स्मॉल डी होता है, बट अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो उसका एक्सप्रेशन जो है, ठीक ना, वो आप ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट वन है, अब इसके रिगार्डिंग जैसे अब कैपेसिटेंस की बात होगी तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बैटरी कनेक्टेड रखते, रिमेन बैटरी कनेक्टेड, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो बाकी जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरीके से मॉडिफाई होती हैं, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स, व्हाट अबाउट द चार्ज, वो सारी चीज़ें आप उसको ढंग से देखेंगे। और बैटरी डिस्कनेक्ट करके अगर हमने प्लेस किया है कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो क्या होता है, वो भी आप उसको ढंग से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ठीक है ना, उसके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपके लिए बहुत सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट वन इज़ द रेजिस्टिविटी एक्सप्रेशन, जो माइक्रोस्टैटिक डिस्कशन है, मतलब कि किसी भी एक कंडक्टिंग वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करके चार्जेस को ड्रिफ्ट कराया जाता है, और उनके ड्रिफ्टिंग की वजह से वो सारी बातें, ठीक है ना, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स के टर्म में करंट डिफाइन होता है, फिर करंट डेंसिटी डिफाइन होता है, एंड फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन पुट करके ई को वी के टर्म में पुट करके, और फिर जो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आता है वहाँ पे जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है, ठीक ना, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, ऑब्वियसली जहाँ से रेजिस्टिविटी इक्वल टू आता है एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, उसका उल्टा कंडक्टिविटी। तो ये सारे जो टर्म्स हैं आप उसको ढंग से देखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें हैं, लेकिन एक बार अगर आपने ये पूरा एक्सप्रेशन डेवलप किया तो वो सारे फॉर्मूले उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको आप प्रॉपरली देखेंगे। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक ना, 2 से 3 के आने के पूरे चांसेस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओमिक कंडक्टर, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ऑब्वियसली वो भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हम बैलेंस कंडीशन का जो एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स रूल, उसको आप जरूर देखेंगे इस चैप्टर में। हालांकि काफ़ी कम टॉपिक्स हो गए हैं पहले से, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ द इक्विवेलेंट ईएमएफ एक्सप्रेशन फॉर बैटरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार रिपीट हुआ है, मैंने देखा था सैम्पल पेपर, मल्टीपल सैम्पल पेपर एनालाइज करने के बाद ये मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा अगर मल्टीपल ईएमएफ, अलग अलग ईएमएफ वाली बैटरीज को मल्टीपल हमने सर्किट में कनेक्ट कर रखा है। तो सीक्वेंस में कनेक्ट कर रखा है, फिर अपोजिट में कनेक्ट कर रखा है या पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो इसको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वन कौन सा है। हाँ,
तो 10 नंबर पे है वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब हम फोर्थ चैप्टर में आ गए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे चार्जेस की कहानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, ठीक है ना। अब उसमें चार्ज कई सारे टाइप के हो सकते हैं। चार्ज के अमाउंट, चार्ज का मास वो वैरी कर सकता है। अल्फा पार्टिकल आ सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, ड्यूटेरॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। मल्टीपल पार्टिकल्स को वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराकर और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको ढंग से देखिएगा, ठीक है ना। तो वो सारे एक्सप्रेशन जो डेवलप होते हैं, जो कर्व पाथ फॉलो करता है उसमें, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होता है, ऑब्वियसली जो फोर्स लग रहा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज दोनों के परपेंडिकुलर होता है। एंड दैट फोर्स ओनली responsible for the change of direction and it is not going to change anyhow the energy of that particle, क्योंकि velocity के along कोई force जब तक नहीं होगा तब तक velocity का magnitude नहीं बदलने वाला है। परपेंडिकुलर फोर्स है, इट विल गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली। तो आप उसे ढंग से देख लेंगे क्या एक्सप्रेशन आता है रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या आता है। ये जितनी भी चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं, ये सब बिल्कुल कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, कोई अलग से आपको एफर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे एमसीक्यूज और छोटे क्वेश्चंस 2 नंबर के बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसका वेटेज अच्छा खासा है इस चैप्टर का। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो नियर अबाउट 6 मार्क्स का वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 का। तो ज़रूर इसे ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट वन इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ सबको पता है, जो कि लाइक कूलम्ब्स लॉ केवल एलिमेंट्री करंट कैरिंग सिस्टम के लिए ही डिफाइंड है, लेकिन उसका हम यूज़ करके हम अलग अलग, ठीक ना, एक बड़े सिस्टम के लिए, फाइनाइट साइज के सिस्टम, करंट कैरिंग सिस्टम के लिए भी हम इसको अप्लाई करके और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या है कि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, जिसको हम करंट कैरिंग रॉड भी बोल सकते हैं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नियर पॉइंट्स पे कितना होगा, वो एक्सप्रेशन, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज इसी बायोट-सावर्ट लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना, ज़रूर देखिएगा एट इट्स एनी एक्सल पॉइंट। और सेंटर पे तो उसी एक्सप्रेशन से हम उसको डिड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन, ठीक ना, जिसमें सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, टोरॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है। इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई का जो एक्सप्रेशन आता है, वेर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको जरूर देखना है। एंड द अदर वन 13 नंबर इज, यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस देखते रहिए। टॉर्क एक्सप्रेशन फॉर करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। टॉर्क जब हम एक्सपीरियंस करता है कोई करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना एक्सपीरियंस करता है उसका एक्सप्रेशन पूरा का पूरा, ठीक है ना, वो ज़रूर देखना है आपको। कपल ऑफ फोर्सेज वहाँ पे उसकी वजह से टॉर्क मिल रहा होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एंड वन ऑफ द फोर्स दैट विल बी द टॉर्क। और ऑब्वियसली एरिया का टर्म में क्या आता है, अगर एक सिंगल वहाँ पे टर्न है तो आई ए बी साइन थीटा, वेयर आई इज़ द करंट इन द कॉइल, A is the area of that particular coil and B is the magnetic field and theta is the angle between area vector and magnetic field. नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैपिटल N वाला भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहीं पे हम मैग्नेटिक मोमेंट को भी डिफाइन कर लेते हैं, वेयर एन आई ए इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कंप्लीट नाम बोलें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऑब्वियसली उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत ढंग से देख लीजिएगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं सबको पता है, वोल्ट मीटर बनाना हो तो क्या करते हैं, एमसीई के साथ क्या हम मॉडिफिकेशन करते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड। हम अब आप 5वें चैप्टर में हैं, जो कि मोस्टली 2 या 3 नंबर के चैप्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, तो बार मैग्नेट के थ्रू भी और सोलेनॉइड वाला भी, दोनों का सिमिलर आ रहा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है ना, रिलेटिव परमिबिलिटी वगैरह के टर्म में, उसको जरूर देखना है। ससेप्टिबिलिटी कैसे डिफाइंड है, उसका डिफिनीशन एक बार देख लीजिएगा। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, किस तरीके के मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली निगेटिव होता है, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के लिए रेंज क्या होता है उसका, वो जरूर देख लीजिएगा।
और क्यूरी लॉ यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है ससेप्टिबिलिटी का एंड मैग्नेटिक बिहेवियर का, वो जरूर देख लीजिएगा। एंड फिर हम बात करते हैं ईएमआई चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहाँ पे फैराडेज लॉ वगैरह डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन फैराडेज लॉ वगैरह बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है फैराडेज लॉ विथ लेंज लॉ, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़रूरी है। किस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ की इंडक्शन के लिए, ठीक ना, तो उसका सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ढंग से, तो उसको जरूर देखिएगा। फिर से मोशनल ईएमएफ इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और इंडक्टेंस दोनों देख सकते हैं आप, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज़ द एसी जनरेटर। ओके, तो एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन वगैरह आप देखेंगे, उसको वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका, ठीक है ना, और फिर किस तरीके से कॉइल रोटेट करता है, तो फ्लक्स का चेंज, फिर फ्लक्स के चेंज की वजह से जो ईएमएफ वहाँ पे इंड्यूस होता है, और जो हम डी/dt कर रहे होते हैं, और वहाँ से एक्सप्रेशन आते हैं ईएमएफ का, ठीक है ना, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, वहाँ पे जहाँ पे NBA ओमेगा जो होता है वो पीक ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे जो ईएमएफ आता है वो साइनोसॉइडल फंक्शन पे बेस्ड होता है, साइन पे बेस्ड होता है, इसीलिए उसको हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और जो करंट आता है E/R करके उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलने लगते हैं, और इस तरीके के सिस्टम को हम एसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको ज़रूर देखना है। फिर से एक्सप्रेशन फॉर मीन एंड आरएमएस करंट सबको पता है, फॉर अ कंप्लीट टाइम पीरियड मीन करंट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक ना, बिकॉज फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग द फ्लक्चुएशन देयर मस्ट बी अ निगेटिव वैल्यू ऑफ करंट, और जब हम मीन निकालेंगे सिंपली दे विल गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, तो वो जीरो आ रहा होता है फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड। लेकिन इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है आरएमएस करंट निकालने की। तो पहले हम क्या करते हैं, करंट जो है I=I0 साइन ओमेगा टी, पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं इन सीक्वेंस। आरएमएस का ठीक उल्टा करना है, पहले स्क्वायर करना है करंट को, एक्सप्रेशन को, फिर मीन लेना है उस स्क्वायर का, और फिर ठीक है ना, स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसलिए इसको आरएमएस करंट बोल लेते हैं, जो कि पीक करंट का 1/√2 टाइम्स आ रहा होता है। तो उसे कम्प्लीटली देखना है। फिर एज पर द सिलेबस आपको सीधे चले आना है LCR सीरीज सर्किट, सबको पता है, और इसमें और भी एडिशनल चीज़ें हैं। एडिशनल चीज़ों के नाम पे क्या है कि अगर जो AC सर्किट है वो केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर लॉस होगा उसकी वजह से, ठीक है ना। उसमें EMF और करंट दोनों फेज में होते हैं। कैपेसिटिव सर्किट है तो EMF जो है वो लैग कर रहा होता है बाय द करंट, और अगर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट लैग कर रहा होता है बाय द EMF विद द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार आप बुक उठाएंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आसपास की चीज़ों को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको LCR सीरीज सर्किट के इम्पिडेंस निकालने का, ठीक है ना, वो पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक ना। तो काफ़ी इजीली हम फेज़र के थ्रू, फेज़र ड्रॉ करके, चाहे आप फेज़र EMF और करंट का ड्रॉ करिए या सीधे आप फेज़र जो है उनके रेजिस्टेंसेज का ड्रॉ करिए, L का, C का और R का, तीनों का, ठीक ना, जो भी इम्पिडेंसेज हैं उनके फेज़र ड्रॉ करिए, और फिर इक्विवेलेंट वेक्टर लॉ के थ्रू आप इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकाल पाएंगे। उसका रेजोनेंस कंडीशन सबको पता है कि जब XL और XR इक्वल होता है दैट विल बी द रेजोनेंस कंडीशन, और वहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेजोनेंस कंडीशन के लिए, उसको देख लेंगे। पावर फैक्टर सबको पता है, ठीक ना, दैट इज़ द cos∅। तो जो एक्सप्रेशन आ रहा होता है P का फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड, वो ERMS IRMS एंड cos∅, और फिर cos∅ इज़ द पावर फैक्टर, वही डिसाइड करेगा, यानी कि फेज डिफरेंस डिसाइड करेगा बिटवीन द E एंड I कि पावर कंजम्पशन होने वाला है नहीं होने वाला है। तो अदर देन रेजिस्टिव सर्किट, अगर ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं तो पावर लॉसेस जीरो होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है या एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वहाँ पे हम जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है उसमें उसको वॉटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कोई पावर लॉस आइडियली ऐसे सर्किट में नहीं हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफार्मर, द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑब्वियसली, ठीक है ना। ज़रूरत है क्या करने की, स्टेप अप करने की वोल्टेज को, या स्टेप डाउन करने की, तो हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। कॉइलिंग पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल का फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी का, उसमें वेरिएशन हम करते हैं। स्टेप अप करना है तो सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न, और स्टेप डाउन करना है तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, सेकेंडरी में कम टर्न रखते हैं। तो वो पूरा प्रॉपरली आप देख लीजिएगा। तो ये यहाँ तक, ठीक है ना, हम डेरिवेशंस पे बात कर रहे थे। आपका जो 8वां चैप्टर है कोई डेरिवेशन नहीं है उसमें, आपको केवल क्वालिटेटिव स्टडी करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसके बारे में, मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को एक बार एनालाइज कर लेना है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सप्रेशन देख लीजिएगा जो मैक्सवेल के इक्वेशंस के थ्रू डिराइव होता है। फिर से एवरेज पावर कंजप्शन
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना होता है, दोनों का एवरेज पावर सेम होता है, वो देख लीजिए एक्सप्रेशन। और जो रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किस तरीके के रेडिएशन, किस रेंज के रेडिएशन कहाँ कहाँ से होते हैं, क्या सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, वो सीधे आपके एनसीईआरटी में उसको केवल मेमोराइज करना है, वो देख लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका, ठीक है ना, फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जैसे आप डेरिवेशन करेंगे, ये सारा का सारा जो 23 मैंने मेंशन किया है पॉइंट्स, और 24 हो जाएगा, एक बार रिपीट हो गया था एक नंबर, तो टोटल 24 जो है फर्स्ट बुक के डेरिवेशन। आपको ये डेरिवेशंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। आप रिलैक्स होकर 2-2 घंटे के इंटरवल के साथ अगर आप 4 घंटे बैठेंगे, ये सारे के सारे डेरिवेशन, हाँ लेकिन ऑनेस्टली बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, मन से बैठना पड़ेगा। ठीक है ना। आप एक बार सोर्सेज अपने पास रख लीजिए, जो भी नोट्स आपके पास है मेरे थ्रू प्रोवाइड किया गया, या फिर और भी एडिशनल आपके पास नोट्स वगैरह ऑब्वियसली सबके पास हैं, वो बुक्स वगैरह, उसको लीजिए, मन से बैठिए और एक एक करके 1 बाई 1, ठीक ना, टिक करते जाइए। ठीक है ना। और ये डेरिवेशन जो है आप उसको सारे के सारे डेरिवेशन जो कर डालिए। डेरिवेशंस करने के बाद के दौरान मैंने पहले ही बोल दिया कि आसपास के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अलग पेज पे नोट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। और ये करने के बाद आप रिलैक्स होंगे अपने आप को आधे घंटे 1 घंटे के लिए। उसके बाद, ठीक ना, दोपहर आई थिंक हो चुका होगा, उसके बाद आफ्टरनून के बाद आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, फर्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 सैम्पल पेपर के बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। ये वीडियो जो है अब देखते हैं कितने टाइम का होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख कर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना, काफ़ी लेट नाइट में मैं ये वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा लेट से आइडिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर से ही दुरुस्त चीज़ें होनी चाहिए। तो आप अर्ली मॉर्निंग इसको देख के और फिर 9 बजे के बाद अगर ये प्लान करके और स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपका, चूँकि घर पे रहना ही है, ठीक है ना, चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करिए, बाकी डिस्ट्रैक्शन से, और खाने पीने के अलावा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़ के अलावा, ठीक है ना, आप केवल और केवल पढ़ाई करिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं और सेकंड बुक पे चलते हैं कि वहाँ पे क्या करना है। तो इन द सेकंड बुक अब आ जाते हैं, तो रे ऑप्टिक्स की बातें होंगी यहाँ पे। रे ऑप्टिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ें रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, जो स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन है, बहुत ईजिली आप उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके रे डायग्राम्स आपको क्लियर है क्योंकि आपने 10th में बहुत ढंग से इसको पढ़ रखा है। तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, कौन के मिरर क्या कर रहा होता है, किस तरीके से वो दोनों नेचर का इमेज फॉर्म कर रहा होता है, रियल एंड वर्चुअल। ठीक है ना। किस रेंज में ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट साइज़ के साथ क्या हो रहा होता है, कब डिमिनिश्ड कब इनलार्ज, ये सारे एनालिसिस जो है आपको पता है। नहीं पता है एक बार जरूर रिवाइज करिए, क्लास 10th के ये टॉपिक है, तो इस पर हम इसलिए बात ही नहीं कर रहे हैं। और डेरिवेशंस नहीं आते हैं, ठीक है ना, मिरर से रिलेटेड डेरिवेशंस नहीं आते हैं। ठीक है। और आगे सीधे बात करेंगे डेरिवेशन का, तो इसमें है द वेरी फर्स्ट वन विद दिस रे ऑप्टिक्स इज डेविएशन एंगल डेरिवेशन थ्रू प्रिज्म। तो आपका इक्विलेटरल प्रिज्म है, उसके थ्रू डेविएशन एंगल जो है वो डिराइव होता है। तो इसमें डेविएशन एंगल का एक्सप्रेशन आता है और उसके बाद मिनिमम एंगल डेविएशन निकालते हैं। ठीक है ना, विथ अ कंडीशन जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज इनसाइड द प्रिज्म जो बेस के पैरेलल हम ले लेते हैं। ठीक है ना। और फिर R1 और R2 इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो वो वाले कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2 वाला एक्सप्रेशन। एक और एक्सप्रेशन जो है जो बच्चे बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ डेल्टा इजकल टू A म्यू माइनस 1। ठीक है ना। तो ये डेल्टा इजकल टू A म्यू माइनस 1 वाला जो एक्सप्रेशन है, ये केवल थिन प्रिज्म के केस में यूज़ होता है। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है थिन प्रिज्म, ठीक है ना, तो केवल उसी कंडीशन में थिन प्रिज्म जब बोलेगा तभी आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, उसके पहले ये फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो उससे पहले आपको ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है, जब क्वेश्चन में बोलेगा थिन प्रिज्म तभी आपको यूज़ करना है। तो इसको आप ढंग से देख लेंगे डेरिवेशन। अब उसमें क्या है कि राइट एंगुलर प्रिज्म में अगर हम लाइट पास कराएंगे तो फिर वो क्रिटिकल एंगल वाले कंडीशंस, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन कि अगर सेकंड सरफेस को ग्रेस करता हुआ लाइट रे निकल रहा है तो बताइए फिर इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो प्रिज्म एंगल, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला जाता है, प्रिज्म एंगल को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोला जाता है, तो वो गिवन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है ना। सबको पता है कि अगर अलग अलग वेवलेंथ के कलर हम प्रिज्म से पास करें तो सबके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफर करेगा सबके लिए जो प्रिज्म वो अलग अलग ऑफर करेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। बिकॉज एक्सप्रेशन आपको पता ही है, λ1/λ2 = v1/v2 = μ2/v1। तो वेवलेंथ अलग अलग हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग ऑफर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को ढंग से देखिएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस का, ठीक है। स्फेरिकल सर्फेसेस कैसे रिफ्रैक्शन कराता है वो एक्सप्रेशन आता है और उसी पे बेस्ड उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आ जाता है लेंस में का फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों को ये बिल्कुल, ठीक ना, कि ऑर्डिनरी टॉपिक है बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों के लिए, तो इसको ज़रूर देखना है। एंड फर्दर नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कंडीशन फॉर टी आई आर एंड क्रिटिकल एंगल। तो किस कंडीशन में टी आई आर होता है? डेंसर टू रेयर मीडियम मस्ट है, लाइट का इंसिडेंट होना फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी टी आई आर वहाँ पे ऑब्जर्व होगा। और क्रिटिकल एंगल ऑब्वियसली जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे ग्रेस करते हुए टू द इंटरफेस जाने लगेगा, ठीक ना, तो उस समय का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल होता है। अब अगर फर्दर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट हम एंगल रख रहे हैं इंसिडेंट रे का, ऑब्वियसली क्या होने वाला है, सेम मीडियम में कम्प्लीटली लाइट रिफ्लेक्ट होने वाला है, जिसको हम टी आई आर कह रहे होते हैं, ठीक है ना। मिरर्स वगैरह जो है वो इसके एप्लीकेशन है, ठीक ना, फिजिकल फिनोमिना से। आगे हम बात करेंगे इसका, और इसमें टी आई आर से रिलेटेड जो कोई डिवाइस होता है, जैसे कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है एमसीक्यू वगैरह में, तो याद रखना है आपको फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है ना। काफ़ी एक्सटेंसिवली आजकल यूज़ हो रहा है फाइबर ऑप्टिक्स इन द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, तो वो टी आई आर के बेसिस पे ही पॉसिबल हो पाता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मैग्निफिकेशन एक्सप्रेशन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है ना। सबको पता है एंगुलर मैग्निफिकेशन हम निकाल रहे होते हैं, दैट इज m = β/α। तो m = जो β/α वाला एक्सप्रेशन है, वहाँ पे बीटा क्या होता है? बीटा होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, जो भी हम डिवाइस बनाए हैं, वेदर इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेदर इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, और वेदर इट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इन एवरी के सिचुएशन, इन एवरी केसेस, एम जो है दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसका एक्सप्रेशन है β/α, वेयर बीटा इज द एंगल subtended over I by the final image. And what is alpha here? Alpha is the angle subtended by the actual object when placed at D, ठीक ना, और D of I, यानी कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जो नियर पॉइंट कहते हैं जिसको हम 25 सेंटीमीटर D = वहाँ पे अगर रियल ऑब्जेक्ट को रखें, जो कि सबसे ज़्यादा कोशिश है, मैक्सिमम कोशिश है किसी आँख को किसी ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देखने के लिए, उस समय जो एंगल बन रहा होता है दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेरिवेशन एक्सप्रेशन आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप केस में दोनों चीज़ें देखेंगे। मैग्निफिकेशन 2 निकल रहा होता है फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसको वो तब होता है जब हम फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे गेट कर रहे होते हैं, एंड फॉर द मैक्सिमम एडजस्टमेंट, जो कि सबसे कॉन्ट्रैक्टेड आई होता है उस समय हमारा, तो हम फाइनल इमेज जो है वो एट कैपिटल डी डिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे होते हैं विद दैट इंस्ट्रूमेंट, तो वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट होता है। दोनों के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग आता है ऑब्वियसली, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए भी यही केस है, 2 तरीके का मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, दोनों को जरूर देखना है आपको। नेक्स्ट वन इज एक और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि दैट इज़ द कैसेग्रियन टेलीस्कोप यूसेज एंड वर्किंग। तो आपको उसका यूसेज एंड वर्किंग देखना है, क्यों यूज़ करते हैं। तो वो जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, क्रोमेटिक एब्रेशन आने लगता है अगर बहुत ज़्यादा हम बड़ा एपर्चर लेते हैं तो, ठीक है ना, और उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कैसेग्रियन टेलीस्कोप एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे हम मिरर का यूज़ करते हैं, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी बहुत आसानी से मिल जाता है, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ साथ, ठीक है ना, उसमें किसी तरीके क्रोमेटिक एब्रेशन वाला कंडीशन नहीं है। तो उसका एनसीईआरटी का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, प्रॉपरली उसका यूसेज भी दे रखा है, और उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक देख लीजिए, डेरिवेशन का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट वन चलते हैं वेब ऑप्टिक्स में, जहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा सुपर पोजिशन ऑफ द टू वेव जब होता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फिर नेट इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ रहा होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा होता है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा आपको देखना है। कब आर मैक्स और आर मिनिमम होगा, फॉर व्हाट कंडीशन, कितना फेज डिफरेंस होगा, ठीक है ना। सबको पता है कि फाई = 2n पाई का ऑर्डर का अगर होगा फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्स ऑफ वेव्स, ठीक है ना, कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव्स ऑब्वियसली, ठीक है, तो फिर वहाँ पे अगर 2n पाई का फेज डिफरेंस है
तो cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है जहाँ पे हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेट कर रहे होते हैं और एनहेंस इंटेंसिटी ऑल्सो। और अगर 2n+1 पाई का फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द टू सोर्स वेव, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है किसी पॉइंट पे और फिर हम वहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी गेट कर रहे होते हैं। और यही वजह बनता है YDAC में जो हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रिंजेस, वो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्मेशन का। ठीक है ना। तो आप ये एक्सप्रेशन जरूर देखेंगे, इसी के बेसिस पे आपको YDAC पूरा समझ में आने वाला है इजीली, एंड डिफ्रेक्शन ऑल्सो। फिर से वो इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक है डेरिवेशन के नाम पे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम रीवेरीफाई करते हैं। ठीक है ना। प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराते हैं ओवर द प्लेन सरफेस वेदर इट इज़ रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और फिर ऑब्लिकली वहाँ पे हम इंसिडेंट करा के प्लेन वेव फ्रंट, और फिर हाइजेंस प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी वेरीफाई करते हैं, दैट इज़ I इक्वल टू एंगल I इक्वल टू एंगल R, वो भी इजीली वेरीफाइड हो रहा होता है। और रिफ्रैक्शन केस में स्नेल्स लॉ भी वेरीफाई हो रहा होता है। ठीक है ना। तो इसको आप जरूर देखिएगा, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज YDAC, आपको पूरा का पूरा देखना है, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेज एंड डार्क फ्रिंजेज। फिर किसी वन ऑफ द लाइट रे के डायरेक्शन में अगर वहाँ पे कोई मीडियम चेंज हो जा रहा है तो किस तरीके से शिफ्ट आ जाता है। ठीक है ना, फ्रिंज के पोजीशन वगैरह में। ठीक है ना, वो जरूर देखना है प्रॉपरली। छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिफ्रेक्शन आपको पता ही है, डिफ्रेक्शन कब होता है, किस कंडीशन में होता है, कहाँ मिनिमम और कहाँ मैक्सिमम होता है, क्या मेजर डिफरेंसेज हैं बिटवीन द इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रेक्शन। वो फ्रिंजेस का विड्थ सेंट्रल फ्रिंजेस का डबल विड्थ का हो जाना, और इंटेंसिटी का रिड्यूस होना डिफ्रेक्शन के केस में, अनलाइक इंटरफ्रेंस जहाँ पे इंटेंसिटी सबकी कॉमन होती है सारे ब्राइट फ्रिंजेस की। ठीक है ना। तो ये सारे मेजर डिफरेंसेज हैं, वो ग्राफ वगैरह भी जरूर आप देखेंगे। उसके बाद फ्रेशनल फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन, छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी। अब ये हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, तो इसको पूरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी के नाम पे किसके बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन एंड दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर चैप्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो वाली इंसिडेंट है उसके रिलेटेड। तो आप वो ढंग से चीज़ें देखेंगे, ग्राफ देखेंगे ढंग से। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ग्राफ वगैरह और सारी चीज़ें आप ढंग से प्रॉपरली उसको देखेंगे। नेक्स्ट उसी चैप्टर से रिलेटेड जो है वो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ एक्सप्रेशन यूजिंग डी ब्रॉगली मैटर वेव थ्योरी। ठीक है ना। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरेटिकली क्या डी ब्रॉगली ने प्रेडिक्ट किया और फिर बाद में वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई भी हुआ। ठीक है ना, काफ़ी क्लोज वैल्यू आया था, तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना। सबको पता है कि मैटर वेव थ्योरी क्या है डी ब्रॉगली का, दैट इज़ वेवलेंथ और मोमेंटम ऑफ एनी गिवन पार्टिकल को रिलेट किया गया है उस थ्योरी से, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है ना। वहीं से फिर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का एक एक्सपेक्टेड वेवलेंथ क्या आएगा, जो कि एक वेल डिफाइंड पार्टिकल हुआ करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एटम चैप्टर में, जहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस ऑब्वियसली यूजिंग द पॉस्टुलेट ऑफ नील्स बोर, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन वाला पॉस्टुलेट नील बोर ने यूज़ किया, और उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम ओनली पॉसिबल सम डिस्क्रीट एंगुलर मोमेंटम वैल्यू इज़ पॉसिबल ओनली, दैट इज NH/2π, जहाँ पे n की केवल इंटीग्रल वैल्यू ही पॉसिबल है। और उसके बेसिस पे रेडियस, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन, ये सब क्वांटाइज्ड हुए। ठीक है ना। फिर जो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, केवल डिस्क्रीट कुछ स्पेक्ट्रम ही क्यों मिल रहे हैं, कुछ वेवलेंथ वाले ही क्यों हमें रेडिएशंस देखने को मिल रहे हैं, बाकी कहाँ जा रहे हैं। तो वो डिफाइंड होता है उसकी जो डिस्क्रीटनेस है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम का, वो क्वांटाइजेशन वाले डी ब्रॉगली के जो पूरे के पूरे नील बोर के पूरे का पूरा जो पॉस्टुलेट है उस पर बेस्ड पूरा का पूरा। ठीक ना, जिसका एक्सप्लेनेशन है, तो उसको पूरा आप देखिएगा। ठीक ना, जहाँ पे वो सीरीज़ की बातें हो रही होती है कि लाइमन ने क्या ऑब्जर्व किया, बाबर ने क्या ऑब्जर्व किया, विजुअल रेंज में कौन सा सीरीज आ रहा होता है। ठीक ना, इंफ्रारेड रीजन में कौन सा सीरीज आ रहा होता है, ठीक है, माइक्रोवेव रीजन में कौन सा सीरीज आ रहा होता है, इसको प्रॉपरली आप देखेंगे। वो जो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फार्मूला है वेवलेंथ और बाकी जो अलग अलग रेडियसेस जो हैं वो ऑर्बिट के रेडियसेस जो वहाँ पे रिलेटेड हैं, वो फार्मूला जरूर देखिएगा। ठीक है ना, कि कहाँ से किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो किस तरीके का रेडिएशन से एमिट होगा, कितने वेवलेंथ का, वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जरूर देखना है। नेक्स्ट वन चैप्टर हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हम डेरिवेशन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे पिक किए हैं, मास डिफेक्ट वाला पूरा वो
ठीक है ना। एक्सप्रेशन जरूर देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे मास डिफेक्ट वाला कंडीशन अराइज होता है, ठीक है। और छोटा सा फार्मूला जो है सबको पता है, आपको एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। हालांकि वैसे एक्सप्रेशन यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, मास इक्विवेलेंट, प्रोटॉन का मास इक्विवेलेंट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, ये गिवन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर चैप्टर की बात करेंगे, जहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम प्रॉपरली देखेंगे, दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, डोपिंग क्यों करते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है, उसका बायसिंग देखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा होता है। एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड ऑब्वियसली रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट अलाउ नहीं कर रहा होता है, केवल फॉरवर्ड बायसिंग में अलाउ कर रहा होता है। उसका ग्राफ जो है प्रॉपरली ग्राफ देख के जाइएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या ग्राफ हो रहा होता है, किस रेंज का करंट मिल रहा होता है, किस तरीके का वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। रिवर्स बायसिंग में ऑब्वियसली माइक्रो एम्पियर रेंज का करंट मिल रहा होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें, उसके बाद हम इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है पीएन जंक्शन डायोड का, सबको पता है। एज ए हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, अगर हमें एसी करंट को, एसी सोर्स को रेक्टिफाई करना है, ठीक है ना, तो अगर एक ही डायोड यूज़ कर रहे हैं सर्किट में, सर्किट ऐसा दो तरीके सर्किट बनेंगे, एक जहाँ पे केवल हाफ वेव रेक्टिफाई होता है और एक यहाँ पे पूरा का पूरा फुल वेव रेक्टिफाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो मैंने अभी डेरिवेशंस आपको डिस्कस किए, ये सेकंड बुक है जहाँ पे यहाँ पे 17 डेरिवेशंस केवल दिख रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सेकंड बुक का जो हमने डेरिवेशन की बात की, ये प्लान है आपके पहले दिन के लिए, सॉरी सेकंड दिन के लिए, यानी कि ऑन 19 फैब को आपको ये सेकंड बुक पे वर्क करना है। वही प्रोसेस रहेगा। मॉर्निंग में आपके कैजुअल सारे रूटीन कंप्लीट होने के बाद आप सबसे पहले ये 17 डेरिवेशंस उसको करेंगे थॉरोली। 4 घंटे समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं 19 फरवरी की बात कर रहा हूँ। डेरिवेशन काफ़ी आराम से हो सकते हैं अगर आप कंसंट्रेशन के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, ऑनेस्टी दिखाते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करिए, आधे घंटे रिलैक्स होइए, उसके बाद फिर से बैठिए, सैम्पल पेपर उठाइए। 8 से 10 सैम्पल पेपर आपके साथ पास होना चाहिए, सबके पास होगा ऑब्वियसली। और आपको पलट पलट के सारे क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन। MCQ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप याद करके MCQ को नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्रूशियल 3 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप MCQ पे वर्क नहीं कर सकते हैं। वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। थ्रू आउट द सेशन जो आपने किया है वो डिसाइड करने वाला है कि वो 16 मार्क्स का क्या होगा। हाँ, आप ये जो फॉलो करेंगे, जो मैंने प्लान बताया अभी, ठीक है ना, तो इस प्लान के थ्रू ज़रूर MCQ बहुत सारे आपके कवर अप अपने आप हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है ना, अगर आप ऑनेस्टली इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो। और यकीन मानिए कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक ना, ऑनेस्टली पढ़ाई के अलावा, ठीक ना। इवेल्युएशन जब करते हैं हम लोग, ठीक ना, बच्चे पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना, कई सालों से देखते हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले 1 शॉट वीडियो देख लिया, ये देख लिया, वर्क नहीं करने वाला है प्लीज़। तो अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट मत करिए। 3 डेज़ आपके पास है, और अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया, खास करके उन बच्चों के लिए ये रूटीन पूरे तरीके से हेल्प करने वाला है, ठीक है ना, जो बच्चे रिवीजन में नहीं लिए हैं चीज़ों को, ठीक है ना। मैक्सिमम टॉपिक जो हैं वो धुंधले धुंधले से हैं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो जब आप ये पूरा रूटीन फॉलो करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और एश्योरेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर ये रूटीन आपने फॉलो कर लिया ऑनेस्टली, ठीक ना, तो पास होने का तो टेंशन छोड़ दीजिए, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, डिसेंट मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, ठीक ना। आप पेपर के बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। तो काफ़ी लेंदी वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, मुझे इतना लंबा वीडियो बनाने का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, बट ठीक है, आपके लिए अगर ये वर्क करता है तो इट विल बी obviously great pleasure for me. So that's all from this session and from my side. I hope you will do best in this exam, in this physics exam.